हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 2, जो कि ये होगा रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, इसके पहले मतलब इस प्रैक्टिस का अगर अन्य जो क्वेश्चन है वो सभी हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी ये रीजनिंग का पोर्शन रह गया था, तो उसी के अनुक्रम में दूसरा प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के टोटल जो 15 क्वेश्चन आने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू का अर्थ p इंटू क्यू है, p इंटू क्यू का अर्थ p जो है ये डिविजिबल मतलब कि भाग क्यू है, और p भाग क्यू का अर्थ है p प्लस क्यू। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्लस का जहाँ पर चिन्ह होगा वहाँ पे माइनस होगा, और माइनस का अर्थ में जो है गुणा का लिया जाएगा, गुणे के अर्थ में भाग, और भाग के अर्थ में प्लस का लिया जाएगा। जो कि आपके 5 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए। इसमें हमें क्या करना है, इन चिन्हों को जो है बदलना है। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग, और भाग के स्थान पर प्लस करके हमें इसको जोड़ना है, हल करना है। हल करने के बाद जो हमारा उत्तर आना चाहिए वो इनमें से कोई एक के बराबर आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा सभी चारों में तो पाँचों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग सभी बदल के देखिएगा कि किस ऑप्शन में जो है सही आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सी विकल्प की बात करेंगे तो सी जो दिया गया है 25 प्लस 6 माइनस 45, तो यहाँ पे हम बदलते हैं। तो 25 प्लस 6 दिया गया, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है माइनस होता है, तो 25 माइनस 6 हो जाएगा। माइनस का अर्थ इंटू होता है, तो इंटू यहाँ पे लगा देंगे 45 हो जाएगा। फिर लगाए इंटू, तो इंटू का अर्थ यहाँ पे भाग बताया गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। फिर भाग 9 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे दिया गया 23, और 23 के पहले भाग लगाओ, तो भाग को हम क्या करेंगे प्लस में कर देंगे, तो यहाँ प्लस 23 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हम बॉडमास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले इसमें भाग करेंगे तो 45 को 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45, ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 25 माइनस 30 प्लस 23, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसके बाद जोड़ेंगे, तो 25 और 23 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, और माइनस 30 करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 18 आ जाता है, जो कि हमारा 18 के बराबर हो जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के मेंस परीक्षा एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो इसके द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और 2 सॉल्व पेपर है। तो इस बुक में चक्षु प्रकाशन में के द्वारा निकाला गया है। आप इसका जो है सैंपल देख सकते हैं इस तरीके से। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। जो 2 सॉल्व पेपर है वो कौन सा है, तो 2019 का जो पेपर हुआ था वो सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो 2020 का था, प्रथम प्रश्न पत्र जो आया था 2019 का परीक्षा तिथि थी 4 जनवरी 2020 का, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी दिया गया है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे सोल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका व्याख्या सहित सोल्यूशन इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आप जो है ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी परचेज जो लिंक है वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन के द्वारा ये बुक निकाला गया है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी के वनडे एग्जाम्स के लिए, जो भी जहाँ भी यूपी स्पेशल पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसको भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। परिवार में केवल यही सदस्य हैं। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया जोसेफ। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं, तो इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, 3 पुत्रियों को यहाँ पे ये 3 पुत्रियां हो गई। फीमेल को हम जो है सर्किल से इसको डिनोट कर देते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि इन तीनों पुत्रियों का एक पुत्र और एक पुत्री है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे एक पुत्र और एक पुत्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक पुत्र हो गए चौकोर में, फिर सर्किल, फिर इनका एक पुत्र एक पुत्री, इनका एक पुत्र एक पुत्री, इस प्रकार ये हो गए जो है ग्राफ। ठीक है, अब इसमें बताना है कि हमें कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो पुरुष सदस्य की संख्या एक ये हो जाएगी,
2 3 4, केवल 4 पुरुष सदस्य संख्या हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। आंसर क्या है, ए पार्ट इसका राइट है। तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे तो दिया गया है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि 5 के ठीक विपरीत 1 है तो 2 के ठीक विपरीत कौन सी होगी। अब आपको पासा यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि पासे के विपरीत 5 के विपरीत क्या है, 1 है, ठीक है। 5 के विपरीत 1 बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पासे को पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हम इस तरीके से इसमें इसको, जैसे पासा आप देखे होंगे उसमें 6 पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट इसको कर लेंगे। ये हो गया 4 पार्ट, और एक इसका जो विपरीत ऊपर वाला ढक्कन इस तरीके से यहाँ पे हो गया, और एक नीचे वाला ढक्कन इस तरीके से यहाँ हो गया। तो ऊपर और नीचे 5 यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो इसका विपरीत 1 कहा गया है, तो 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसके प्रकार ये 2 लिखा हो तो 2 यहाँ, 6 यहाँ पे लिखा हो तो 6 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 यहाँ पे लिखा है, 1 हो ही गया तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं पासे में से कि 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत यहाँ से देख सकते हैं 3 हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दिया गया है दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना, ठीक है। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब देखिए क्या कह रहा है कि टीटू सोनू से दक्षिण की ओर है और रानू सोनू के पूर्व की ओर है। रानू के संदर्भ में टीटू किस दिशा में है ये बताना है, ठीक है। तो इसका दिशा आरेख पहले बना लेंगे। सोनू की बात कर रहा है, सोनू जो है कहाँ पर है, यहाँ मान लेते हैं ये सोनू हो गया, ठीक है। सोनू हो गया। सोनू के पूर्व में क्या कहा है, सोनू के पूर्व में कौन है, रानू, ठीक है। सोनू के पूर्व में कौन है, रानू। तो सोनू के पूर्व इस तरीके से हो जाएगा रानू, ठीक है। सोनू के पूर्व में क्या हो जाएगा, रानू हो जाएगा। और सोनू के दक्षिण में बताया जा रहा है टीटू है, तो टीटू हो जाएगा। तो सोनू के दक्षिण में टीटू हो जाएगा, सोनू के पूर्व में रानू हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो रानू के संदर्भ में टीटू का स्थान बताना है। तो रानू के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार कुछ यहाँ पे टीटू आपको दिखाई दे रहा। तो टीटू जो है कहाँ पर खड़ा हुआ, फिर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। टीटू कहाँ है, रानू के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 8:20 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिए। अब 8:20 पर ऐसे अगर करेंगे, ठीक है, घंटे की सुई और घड़ी के मिनट की सुई के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 7, ये 8। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 8 बज रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया घंटे की सुई। और यहाँ से 20, 15 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इस तरीके से 20 पर ये हो जाएगा मिनट की सुई। तो ये दोनों के बीच का कोण, इधर एक कोण बनेगा और एक इधर बृहद कोण बनेगा। तो 2 कोणों के मतलब 2 कोण बनेंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है, m बराबर 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस a, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे m क्या है, m होता है मिनट को दर्शाता है, h जो होता है वो घंटे को दर्शाता है, ठीक है, आवर हो जाएगा। और a जो है कोण को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है। अब इसमें हम क्या रखें, 8:20 बताना है। तो 20 मिनट है तो 20 यहाँ पर कर देंगे, 2/11 कर देंगे। और h का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 घंटा है ना, 8 बजे, तो 8 बजे 8 घंटे वाली सुई को के सामने इस तरीके से हो जाएगा, गुणे 30 हो जाएगा। और प्लस माइनस ए हमें निकालना है, तो इसको निकाल लेंगे यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 1 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ बचेगा 10, 1/11 और 8 गुणे 30 यानी कि 8 × 24, 240 प्लस माइनस ए, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 110, 11 गुणे 10 110, 240 प्लस माइनस ए। और इसको और पक्षांतर करते हैं तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 240 माइनस ए, ठीक है। 240 माइनस 110 हो जाएगा। तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 240 माइनस 110 यानी कि 130 के डिग्री के हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। एंगल इसका क्या निकल के आएगा, 130 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके से आप देखिएगा। दिया गया है यहाँ पे
उस विकल्प का चयन करिए जो HN के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता है। अब ये दर्पण रखा गया है, HN इस तरीके से रखा गया है। अब इसका जो इधर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए P जो लिखा हुआ, P का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, P का प्रतिबिंब बनता है, P का प्रतिबिंब जो बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, इस प्रकार बनता है, इस प्रकार। तो यहाँ पे P इस तरीके से है, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसमें देखिए सीधा लिखा हो तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा कर दिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी उल्टा लिखा हो तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में अगर इसको इस तरीके से कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में हमें इसको बताना है कैसे कोडित किया जाता है। अब देखिए जो ऊपर जो दिया गया है इसको हम पहले तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है रजिस्ट्रेशन, तो इसको लिखते हैं REGIST, ठीक है। यहाँ पर एक हो जाएगा और इसके बाद अगला जो होगा, इसमें हो जाएगा T के बाद RATION, ये हो गया। नीचे जो इसका कोड लिखा गया वो लिखा गया TSIGER, और फिर अगला हो जाएगा यहाँ पे NOITAR। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच के पार्ट से उल्टा करके लिख दिया गया है, माने कि R यहाँ से है, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया गया है, E यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है, I यहाँ पर कर दिया गया है, S यहाँ पर कर दिया गया है, और T जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद फिर यहाँ से बीच से उठा के R को यहाँ पे ले गया गया है, ए यहाँ पर कर दिएगा, T इस तरीके से हो गया, I इस तरीके से होगा, O यहाँ पे है, और N इस तरीके से लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको भी चेंज कर देंगे CAMP, और इसको भी अलग अलग बात बीच से अलग अलग बांट देंगे, इस तरीके से बन जाएगा। और इसको हम कर देंगे P यहाँ पर ले आएंगे, M यहाँ, A यहाँ, C यहाँ हो जाएगा, और E यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद R, फिर I, फिर F, इस तरीके से पलट के लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा PMACERIF, जो हो जाएगा बी पार्ट में दिया गया है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष है उसके कुछ, फिर निष्कर्ष कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष पे उसके जो है आंसर देना है। कथन है सभी कांच क्या है, दर्पण, सभी कांच दर्पण है। तो इसको हम बनाते हैं, पहले कांच बना लीजिए, मान लीजिए एक कांच हो गया, सभी कांच क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। तो ये देखिए दर्पण है, तो सभी कांच दर्पण हो गया। इसके बाद दूसरा जो कथन कह रहा है वो है कुछ दर्पण लाल है, कुछ दर्पण लाल है, मतलब कि कुछ दर्पण ही की बात ही कर रहा है, तो उस कुछ दर्पण को हम लाल कर दे रहे हैं। ये हो गए कुछ दर्पण लाल, ठीक है, कुछ दर्पण क्या हो गया, लाल हो गए। अब हमें निष्कर्ष पर चलना है। इसके निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष में है कि सभी दर्पण कांच है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी दर्पण क्या है, कांच है। तो देखिए दर्पण जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और कांच जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी दर्पण कांच नहीं है, ठीक है, क्योंकि कांच इतने में ही है और दर्पण का पार्ट बहुत बड़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ कांच लाल है, कुछ कांच लाल है। देखिए लाल पोर्शन जो है यहाँ पर है, जो कि कांच से कहीं मेल नहीं खा रहा है, तो इस प्रकार ये भी जो है निष्कर्ष सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। दिया गया है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तर्क 1 और तर्क 2 करते हैं, इनमें से कौन सा तर्क उक्त विवरण के साथ अधिक मजबूती से संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन बताना है, 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए कथन दिया गया है कि क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए, और तर्क इसका दिया गया है पहला कि हाँ कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे, और दूसरा इसका तर्क है कि नहीं केवल कुछ औद्योगिक घरानों कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। अब इसमें कौन सा तर्क, दोनों में से कौन सा तर्क सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो दिए गए कथन में बड़े औद्योगिक घरानों के कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताया गया है, तथा कुछ औद्योगिक घरानों के कोयला खदानों की नीलामी जीतने की बात भी नहीं स्पष्ट हो रही। इसलिए इन दोनों के जो तर्क दिए गए हैं इसके अनुसार जो है दोनों गलत हो जाएंगे, कोई तर्क मजबूत नहीं होगा। तो ना तो तर्क 1 मजबूत है, ना ही 2 मजबूत है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। दिया गया है यहाँ पे कि नौकरी पी के लिए
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष हो सकती है। 10वीं के अंक 50% से अधिक होने चाहिए। कार्य अनुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे, इसके बाद है नौकरी क्यों के लिए। अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष रखा गया है और 10वीं के अंक 60% से अधिक होने चाहिए। कम से कम 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर भी माना गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए प्रैक्टिस सेट में सेट किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन केवल बड़ा है, जो है कठिन नहीं है। ठीक है, फिर आगे इसमें कहा गया कि व्यन की अर्हता दिया गया है 10वीं में 52% है। ठीक है, व्यन की अर्हता क्या दिया गया है, 10वीं में जो है 52% है। इसके बाद उसकी उम्र कितनी है, 27 वर्ष है। उसके पास कोई भी कार्य अनुभव नहीं है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि दोनों में, एक में तो कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है और दूसरे में मांगा गया है कि 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए कम से कम। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सी नौकरियों के लिए वो योग्य है, तो ये दोनों नौकरियों के लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो पी ना तो क्यों, आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 40 हो गया, 41 चलते हैं। 41 दिया गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके बाद हमें बताना है कि इसमें से जो है कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया कि 8 व्यक्ति हैं जो ए बी सी डी और वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। मान लीजिए इसे इस तरीके से वृत्ताकार मेज है, तो केंद्र की ओर मुंह करके इस तरीके से बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से 8 व्यक्ति इस तरीके से बैठे हैं केंद्र की ओर में। अब इसमें कहा जा रहा है कि एच ई के दाएं से तीसरा है। ठीक है, एच जो है ई के दाएं से तीसरा है, तो ई को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तीसरा कहाँ पर हो जाएगा, दाएं। तो इसके इधर चलेंगे तो 1 2 और 3, तो 3 नंबर पर एच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई के बारे में बताया जा रहा है कि डी का निकटतम पड़ोसी ई है। तो अभी दोनों पद खाली है, तो डी यहाँ पर हो सकता है और डी यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद कह रहा है कि ई जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर ई हो जाता है। फिर कह रहा है कि बी जी के ठीक बाएं हैं, बी जी के ठीक बाएं हैं, तो यानी कि अभी इन दोनों का स्थान तय नहीं है, तो इसको अभी ऐसे रखते हैं। आगे पढ़ते हैं कि डी जो है बी के बाएं दूसरा है, जो एफ के दाएं से चौथा है। ठीक है, तो एफ के दाएं से चौथा है, तो अगर हम यहाँ पे एफ को रखते हैं तो इसके दाएं अगर चलते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये जो डी लिखा गया था संभावित मान, तो डी यहाँ पर ना होके डी यहाँ पर इसका फिक्स हो जाएगा, जो कि ई के जो है बाएं पड़ेगा। इसके बाद जो स्थान बचा है, अब ये कह रहा है ई सी के दाएं दूसरे स्थान, बी जी के ठीक बाएं है, तो जी के ठीक बाएं, इस तरीके जी का स्थान भी तय हो गया, तो ए का स्थान बचा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या गया कि जी के दाएं तीसरा कौन है, तो जी के दाएं तीसरा अगर देखते हैं दाएं यानी कि राइट साइड इधर जाएंगे तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3, तो 3 स्थान पर कौन है, एफ बैठा है, तो एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें हमें बताना है कि इस स्थान पर क्या आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अंक आ सकता है, और वो कैसे निकालेंगे हम, ये इन दोनों में जो फार्मूला लगेगा वही फार्मूले पे हम जो है तीसरे वाले को निकालेंगे। तो अगर हम देखते हैं, जिस प्रकार 2 + 7 करते हैं 9 हो जाता है, और 8 + 1 करते हैं तो यहाँ पर भी 9 हो जाता है, और इसी प्रकार अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, और इसके बाद 6 और 1 को जोड़ते हैं, 1 + 6, तो ये कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी लगाएंगे, 6 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो हम इसमें 9 में क्या जोड़ दें जिससे कि 11 आ जाए आंसर, तो 9 में हम जोड़ देंगे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, तो डी पार्ट इसके लिए करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बताना है यहाँ पे जो अक्षर लिखा हुआ है इसमें पहला शब्द का, इस शब्द का पहला, चौथा और सातवां और 11वां अक्षर से एक सार्थक रूप बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। तो सबसे पहले इसमें पहला लेते हैं। पहला जो है वो क्या है, एस है। फिर इसके बाद कहा गया कि चौथा, तो चौथा जो अक्षर है वो है ई। फिर इसके बाद कहा गया कि सातवां, तो सातवां अक्षर एल है। फिर इसके बाद 11वें अक्षर की बात की गई है तो ये हो जाएगा एस हो जाएगा। अब इससे सार्थक अक्षर क्या बन सकता है, तो सार्थक अक्षर बनेगा, देखिए एल ई डबल एस, तो ये बन जाता है लेस। लेस जो हो जाएगा सार्थक शब्द बन जाएगा। और इसमें हमें बताना क्या है कि उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, तो इसमें पहला अक्षर जो होगा वो एल होगा, ठीक है। दूसरा अक्षर इसमें ई होगा, तीसरा और चौथा दोनों सेम होगा, एस होगा। तो यहाँ पे देखिए एल नहीं लिखा हुआ तो ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार हम इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, दिए गई श्रृंखला में छठे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे हमें बताना है कि छठे स्थान पर कौन सा इसका विकल्प आएगा, और विकल्प में दिया गया है। अब इसमें समझिएगा, देखिए दी गई श्रृंखला में पहले चित्र में अगर हम देखते हैं तो बीच वाला अक्षर जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और उसके बाद ए के बाद बी सी डी ये चारों अक्षर जो लिखे हुए कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। और इसी प्रकार दूसरे वाले में देखते हैं तो बीच वाला अक्षर कैपिटल में लिखा हुआ है, और इसके आगे वाले अक्षर वर्णमाला में एफ जी एच आई जे जो कि कैपिटल में ही लिखे हुए हैं। फिर तीसरे में आते हैं तो फिर बीच वाला जो है स्मॉल में लिखा हो, और उसके आगे वाले अक्षर जो है वो किस में लिखे हुए, कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एक बार स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, तो यहाँ पे जो अगला आएगा वो कैपिटल आएगा, ठीक है। अगला कौन सा आएगा, कैपिटल आएगा, और कैपिटल में आएगा जो कि जेड आएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे वाई तक हो गया एक्स वाई, तो वाई तक हो गया तो यहाँ पे जेड आएगा, और जेड के बाद फिर से शुरुआत हो जाएगा ए बी सी डी। तो इस प्रकार आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि निम्नलिखित में से 5 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उस उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया है कि अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश। दूसरा है कि दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरा है पारिश्रमिक आपको भुगतान दिया जाएगा। चौथा है पदोन्नति के अवसर, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बन के इसमें बना के रखा गया है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, तो देखिए आपको इसमें पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। यदि आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश होगी। साथ ही साथ पारिश्रमिक भुगतान और पदोन्नति के अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सभी उत्तर समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें हम 15 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस किया। अब अगले हम वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि इसी का होगा, और इसके अन्य जो क्वेश्चन है वो सभी हो चुके हैं, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से आप अन्य क्वेश्चन देख सकते हैं, और रीजनिंग के इस तरीके से हम एक एक करके जो है लेकर आते रहेंगे रोज। तो इसलिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।